सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएसआर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे और आपका एग्ज़ाम भी ठीक ही गया होगा, क्योंकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम था और आप लोग एग्ज़ाम देकर आ गए होंगे अपने घर। अभी आप लोग अपने घर आ गए होंगे एग्ज़ाम देकर, तो उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, आज जो आप लोगों का पेपर था उसमें से फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारा का आंसर की यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, और आप लोग बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं अभी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक आवेश वाला कण, एक धनात्मक आवेश वाला कण उत्तर की ओर दिशागत चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर गतिशील कण किस दिशा में विचलित होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक धनात्मक आवेश वाला कण उत्तर की ओर दिशागत चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गतिशील है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, गतिशील है, कण किस दिशा में विचलित होगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, बी नंबर ऑप्शन है पूर्व, सी ऑप्शन है पश्चिम और डी है दक्षिण। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही ना आपको बताना है। तो राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पूर्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको इसका आंसर की करवाने के लिए मैं खुद कॉपी पे मेंशन करके लाया हूँ। ठीक है, तो कॉपी पे ही बताया हूँ। उसके बाद मैथ का जो क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और मैथ का क्वेश्चन तो आप बोर्ड पे ही आपको बता के वहाँ पे आंसर की बताया जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मेंशन करके बता दिया जाएगा कॉपी पे। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा पूर्व। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक धारावाहित सनिनाद के अंदर एक नए लोहे की छड़ प्रवेश कराई जाती है, सरिती नायद के अंदर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए है अपरिवर्तित रहेगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है घट जाएगा, डी है घटकर शून्य हो जाएगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, मैं सभी का राइट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी से लिख कर लाया हूँ आपके लिए, और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है 3 नंबर, यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन के नियम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लगाते हैं तब चालक में प्रेरित विद्युतीय ऊर्जा इससे आती है, किससे आती है, आपको यहाँ पे बताना है। आपको क्या बताना है, किससे आती है। यदि हम ऊर्जा के परिवर्तन के नियम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लगाएंगे, ऊर्जा के नियम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लगाएंगे तब चालक में प्रेरित विद्युतीय ऊर्जा किससे आती है। ए नंबर ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी नंबर है विकिरण ऊर्जा, सी है उष्मीय ऊर्जा और डी है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारा फिजिक्स का प्रश्न है, आपको केमिस्ट्री का भी प्रश्न मिलेगा वीडियो में, अगली वीडियो में। उसके बाद मैथ का भी प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न है, वेबर प्रति मीटर वर्ग है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, आपको बताना है। मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को और किस नाम से जानते हैं ये भी बताना है, किस नाम से जानते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को। ए नंबर ऑप्शन है एम्पियर, बी नंबर ऑप्शन है हेनरी, सी नंबर ऑप्शन है टेस्ला, डी नंबर ऑप्शन है फारेनहाइट। तो यहाँ पे वेबर प्रति मीटर वर्ग जो है इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम टेस्ला है। टेस्ला के नाम से भी हम जानते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है
एक विद्युत मोटर का उपयोग होता है? ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पढ़ाया भी गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको पढ़ाया गया है और यहाँ पे मात्रक से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पढ़ाया गया आपको विद्युत मोटर का, काफ़ी सारा प्रश्न आपको बताया भी गया है, समझ गए। और काफ़ी सारा वीडियो भी बना हुआ है, इस चैनल पे अपलोड है, ठीक है। यदि आप लोग देखे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन बताया गया है, देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी बताया गया था, 5 नंबर क्वेश्चन भी बताया गया। एक विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी हरे पौधे द्वारा आवेशित, यहाँ पे प्रश्न है 6 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत है लगभग। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, सारा फिजिक्स का प्रश्न है, ठीक है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है 3%, बी नंबर ऑप्शन है 2%, सी नंबर ऑप्शन है 1% और डी नंबर ऑप्शन है 5%। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी हरे पौधे द्वारा आवेशित सौर विकिरण का प्रतिशत कितना है लगभग। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित समूह में से कौन सा नष्ट होने योग्य जैव समूह है। आपको बताना है कौन सा जैव समूह है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा जैव समूह है जो नष्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, फिजिक्स में काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे उनसे पता चला है, ठीक है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन आसान था, केमिस्ट्री का भी आसान था, लगभग 20 क्वेश्चन आसान था केमिस्ट्री में, 30 में से 20 आप लोग बना सकते थे, ठीक है। 20-25, ठीक है, दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और मैथ का भी प्रश्न आसान ही था, बट उसमें थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, ऐसा स्टूडेंट लोग बोले हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे क्वेश्चन को, ठीक है, तो उनके हिसाब से बोला गया है, ठीक है। और वही लोग सब क्वेश्चन को भेजे हैं, आप ही लोगों में से कोई स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को सेंड किया है, ठीक है। और आपको भी कोई क्वेश्चन पता हो तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। जितना क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है सभी का आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन फिजिक्स का है, देख लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह में से कौन सा नष्ट होने योग्य जैव समूह है। ए नंबर ऑप्शन है पॉलीथीन, बैकलाइट, लकड़ी, बी नंबर ऑप्शन है प्लास्टिक, डिटर्जेंट, घास, सी नंबर ऑप्शन है लकड़ी, घास, चमड़ा और डी नंबर ऑप्शन है पीवीसी, डीडीटी, चमड़ा। काफ़ी आसान प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा नष्ट होने योग्य जैव समूह है। तो कौन सा जैव समूह नष्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लकड़ी, घास और चमड़ा। लकड़ी, घास, चमड़ा यदि आप लोग मारे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग आंसर मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। लकड़ी, घास और चमड़ा, लकड़ी, घास, चमड़ा जो है ये जैव जो है नष्ट होने योग्य जैव है, ठीक है। ये नष्ट हो सकता है, लकड़ी काफ़ी दिन यदि रख दीजिएगा तो ये नष्ट हो जाएगा, सरगल जाएगा, घास भी सरगल जाएगा और चमड़े को भी आप लोग काफ़ी दिन तक रख दीजिएगा तो ये सरगल जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पौष्टिकता स्तर से अगले स्तर तक स्थानांतरित करने के लिए प्राप्त ऊर्जा का 10% इस रूप में होता है। देखिए सारे का आंसर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। और मैथ में जो क्वेश्चन है, मैथ का जो कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन होगा वो आपको बोर्ड पे बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो बना के एक बोर्ड पे आपको बता दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपको आज ही करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले फिजिक्स का सारा मिला लीजिए, देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा, डी है उष्मीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सॉरी
देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। थोड़ा एक सिस्टम के वजह से यहाँ पे ऊपर से आ जा रहा है। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, भारतवर्ष के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है भारत के किस राज्य में। काफ़ी आसान प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन है पंजाब सॉरी बी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भारतवर्ष के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, आपको बताना है। तो किस राज्य में उत्पन्न की जाती है, तो तमिलनाडु में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परम स्रोत है। परम का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का आदर्श स्रोत। ये भी आपको पढ़ाया गया है सारा। लगभग 30 प्रश्न जो फिजिक्स में है, इसमें लगभग आप यदि DSR के चैनल से यदि वीडियो देखते फिजिक्स का, तो लगभग आपसे 24 या 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, मैथ में भी आसान है बट थोड़ा उसमें कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा। ठीक है, देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परम स्रोत है, ऊर्जा का आदर्श स्रोत है। आदर्श स्रोत का मतलब क्या होता है, जिसको जलाने पर धुआं उत्पन्न ना हो, उसके बाद उससे कोई भी मतलब कि वायुमंडल में गंदगी ना हो। ठीक है, और वो सस्ता हो, उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा जो होता है ऊर्जा का जो स्रोत ऐसा होता है, उसको आदर्श स्रोत परम स्रोत बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है यूरेनियम, सी है जल और डी है जीवाश्म ईंधन। तो ऐसा कौन सा ऊर्जा है, तो सूर्य देख लीजिए। सूर्य एक ऐसा ऊर्जा है जिससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं होता है वायुमंडल पे प्रभाव। सूर्य एक आदर्श स्रोत है। ठीक है, परम स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का अधिक मिश्रण कहलाता है। नंबर ऑप्शन है कोयला गैस, बी नंबर ऑप्शन है बायोगैस, सी ऑप्शन है प्राकृतिक और डी है जल गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस द्वारा आवर्धन। ऑप्शन नंबर ए है हमेशा 1 के बराबर होता है, बी नंबर ऑप्शन है हमेशा 1 से कम होता है, सी नंबर ऑप्शन है हमेशा 1 से अधिक होता है और डी नंबर ऑप्शन है हमेशा अनंत के बराबर होता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन। देखिए समतल दर्पण लेंस अभी छोड़ देते हैं। देखिए अवतल लेंस यहाँ पे दिया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे अवतल लेंस दिया है। देखिए समतल दर्पण जो होता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग सिर्फ सुन के समझ लीजिए। ठीक है, देखिए समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट जो होता है वस्तु और उसके बाद वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका आवर्धन 1 होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है और अवतल दर्पण का आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। 1 से ज़्यादा भी, 1 से कम भी और 1 भी, तीनों हो सकता है। आप लोग इसका पढ़े होंगे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है अवतल दर्पण का, तो इससे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उल्टा होता है अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा आवर्धन कितना होता है, तो 1 से कम। तो उत्तल दर्पण का उल्टा क्या होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का आवर्धन कितना होगा, हमेशा 1 से कम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। प्रश्न है 45 डिग्री पर, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको बताया गया है। ठीक है, 45 डिग्री पर आनत 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या है। देख लीजिए थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक ना सॉरी
45 डिग्री पर आना दो समतल दर्पण, मतलब कि दो समतल दर्पण है जिसको 45 डिग्री पे रखा गया है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। दो समतल दर्पण है जिनको 45 डिग्री पे रखा गया है, ठीक है, और इसके बीच एक वस्तु रख दी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए सिंपल आप लोग समझिए, दो समतल दर्पण है जिसको 45 डिग्री एंगल पे रखा गया और उसके बीच में एक वस्तु रखा गया, उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, देख लीजिए। यहाँ पे सॉल्व भी किया होगा। ए नंबर ऑप्शन है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 8। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कई बार बताया गया, ठीक है। और जो वीडियो है यहाँ पे, वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग यदि देखे होंगे तो ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 45 डिग्री, और एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360/थीटा माइनस 1, ठीक है। देख लीजिए ये फॉर्मूला है, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा 360 डिग्री बट्टे 45 डिग्री माइनस 1, तो 45 360 कट जाएगा 8 बार में और माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 प्रतिबिंब बनेगा। मतलब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं और उसके बीच में एक वस्तु रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा 7 गो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे बना, इसका एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से आप लोग बना सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, फॉर्मूला वाला प्रश्न तो और आसान होता है, सिर्फ आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आप लोग, ये तो काफ़ी आसान है। बच्चा वाला प्रश्न है एक तरह से। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपको दे रखी है और इस फॉर्मूले पे आप लोग पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया 7 आ गया, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि एक व्यक्ति को दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, चूंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आप अपने मुंह को आईने की तरफ, मतलब कि अवतल दर्पण के आगे आप अपने मुंह को रखिएगा। तो मान लीजिए आपका मुंह इतना सा है, आपका मुंह मान लीजिए इतना सा है, तो आप लोग रखिएगा अवतल दर्पण के सामने अपने मुंह को। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण लगाया गया है, यहाँ पे अवतल दर्पण लगाया गया और ये आपका मुंह है इतना सा, ठीक है। तो आपका मुंह इतना गो है, तो आपका मुंह इतना गो दिखेगा, ठीक ना। तो आप लोग आसानी से दाढ़ी बना सकिएगा, ठीक है। इतना गो मुंह है, इतना बड़ा दिखेगा, तो आप लोग आसानी से दाढ़ी बना लीजिएगा, ठीक है। गाल भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का